तो दोस्तों एक सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहा है कैमरे के सामने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला है कि मैं मोदी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर बोल दिया तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये बात कोई दोस्त बोलता है क्या? एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहे और हमारी सरकार चुप। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक खुली धमकी है। और इससे भी बड़ी बात, ट्रंप ने भारत को क्या कहा? हेल होल यानी कि नर्क, कूड़ेदान। सोचिए, जिस आदमी के साथ हम जादू की झप्पी डाल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो हमें कूड़ेदान कह रहा है खुलेआम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार। दोस्तों, कुछ ऐसे आंकड़े बताऊंगा जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे और कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो शायद आपकी टीवी पर कभी नहीं दिखाई गई है। वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा क्योंकि एक एक खबर आपके होश उड़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक आंकड़ा सुनिए। मनमोहन सिंह के ज़माने में अमेरिका में हमारे सामान पर सिर्फ 2.3% टैक्स लगता था, सिर्फ 2.3%। और आज मोदी जी के ज़माने में ये बढ़कर के 18% हो गया है, यानी 18 गुना ज़्यादा। और सरकार इसी पर ताली बजवा रही है कि देखिए, हमने अमेरिका से डील कर ली, 25% से 18% पर लाया। भाई भाई, ये कौन सी जीत है? ये तो बहुत बड़ी हार है। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट में किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई है। और मोदी जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का धन्यवाद? कि आपने हमें 8 गुना ज़्यादा टैक्स पर ला दिया। हैं, बताइए, बात समझिए। इस डील में क्या क्या है। पहली शर्त, भारत अमेरिका सामान पर टैरिफ ज़ीरो करेगा, यानी अमेरिका से जो भी सामान आएगा उस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी शर्त, भारत 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदेगा। अब ये 500 अरब डॉलर कितना होता है पता है आपको? हमारे देश का पूरा 1 साल का बजट लगभग 590 अरब डॉलर का है, यानी पूरे साल का बजट जितना अमेरिकी सामान खरीदना है। तीसरा शर्त, भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। और चौथी शर्त, भारत अमेरिकी कोयला, तेल, कृषि उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। अब आप ही बताइए, ये ट्रेड डील है या आत्मसमर्पण? और सुनिए, जाने माने विचारक योगेंद्र यादव ने एक बहुत बड़ी बात बताई। इस डील का तो अभी फ्रेमवर्क भी नहीं बना है, कि ये सिर्फ एक प्रस्तावना है, एक ड्राफ्ट है। और इसी ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार आगे चल करके और भी ज़्यादा कंसेशन देगी। मतलब ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो आना अभी बाकी है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी जी ने ये डील साइन क्यों की? इतनी जल्दीबाजी में क्यों दस्तखत कर दिए? हमारे ट्रेड एक्सपर्ट कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने पूरा गणित किया होगा। फिर भी कोई ऐसी डील क्यों? योगेंद्र यादव कहते हैं कि इसकी 2 ही संभावनाएं हैं। पहली संभावना, अडानी का अमेरिकी केस। आपको याद होगा, अमेरिका में अडानी पर रिश्वत और धोखाधड़ी के बहुत गंभीर आरोप थे। एसईसी और जस्टिस डिपार्टमेंट दोनों ने केस फाइल कर रखे थे। और अब क्या हुआ, ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस को खारिज कर दिया है। एसईसी की कार्रवाई भी सेटलमेंट से निपटा दी गई बिना किसी अपराध स्वीकार किए। और बदले में अडानी ने वादा किया कि वो अमेरिका में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन सोचिए, सिर्फ 10 अरब डॉलर के लिए ये पूरी डील नहीं हो सकती। इसके पीछे ज़रूर कोई और है, क्योंकि ये अडानी और अमेरिका का मामला नहीं है, ये मोदानी और ट्रंप का मामला है। अडानी बोलना अब बंद कर देना चाहिए, मोदानी ही बोलिए सब लोग। और दूसरी संभावना तो और भी ज़्यादा डरावनी है। और दूसरी संभावना, एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, अमेरिका का बहुचर्चित आरोपी जिसके साथ दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े बताए जा रहे थे। उसकी फाइलें अमेरिकी सरकार के पास है। और ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया था वो दोबारा सुनिए। मैं मोदी के बारे में कुछ बोल सकता हूं लेकिन बोलूँगा नहीं, कहीं उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म ना हो जाए। ये साधारण बात नहीं है, ये खुली ब्लैकमेलिंग है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है? ये सवाल आज देश के हर नागरिक के मन में होगा और होना भी चाहिए। अब आते हैं नॉर्वे की कहानी पर। अब एक सीधा सवाल, 40-43 साल बाद अचानक भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे क्यों गया?
18 मई 2026 को मोदी जी नॉर्वे पहुंचे। 43 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए ना, और वो वजह है, आपको पता है क्या है? नॉर्वे के पास एक फंड है जिसका नाम है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। आम भाषा में इसे सोवरन वेल्थ फंड कहते हैं। इस फंड का साइज है 1200 अरब डॉलर से लेकर के 2 ट्रिलियन डॉलर तक। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड नॉर्वे को कई दशक पहले अचानक तेल मिल गया था, और उस तेल के पैसे को उन्होंने जेब खर्ची में उड़ाने के बजाय एक फंड में डाल दिया। ये फंड दुनिया भर में पैसा लगाता है, लेकिन नॉर्वे के अंदर एक पैसा भी नहीं लगाता। क्यों? ताकि कल को अगर देश में कुछ भी हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पैसा बचा रहे। और इस फंड का एक बहुत सख्त नियम है, जो कंपनी गड़बड़ करती हुई पाई जाएगी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब आगे की कहानी सुनिए। मई 2024 में इसी फंड ने अडानी पोर्ट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया। फिर 27 फरवरी 2026 को इसी फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को भी बाहर निकाल दिया। वजह क्या बताई गई? कि गंभीर भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध से जुड़ी चिंताएं। अब गौर कीजिए, 27 फरवरी को अडानी ग्रीन को ब्लैकलिस्ट किया गया, और सिर्फ 2.5 महीने बाद 18 मई को मोदी जी नॉर्वे पहुंच गए। ये क्या इत्तेफाक है? क्या ये कोई संयोग है? राहुल गांधी ने इसी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा है कि मोदी जी, क्या नॉर्वे ने आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट मान ली है कि अडानी को पेंशन फंड की ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाए? अब आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, और इन सब को छोड़ करके वो 43 साल बाद नॉर्वे जा रहे हैं। किसके लिए? और ये सिर्फ नॉर्वे की बात नहीं है दोस्तों, एक पैटर्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया में अडानी की खदानों पर बैन लगा था, और भारत का एसबीआई वहां जाकर अडानी को पैसा दे रहा था। श्रीलंका में तो हद ही हो गई। वहां की संसद में जब बिजली बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया कि तुमने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, तो उसने प्रॉपर पार्लियामेंट्री हियरिंग में कह दिया कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस से फ़ोन आया था, और प्रेसिडेंट को भारत के प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देना है। यानी कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये दुनिया भर में दर्ज है। इजराइल को ले लीजिए, वहाँ भी अडानी के बड़े इंटरेस्ट हैं, और मोदी जी की यात्रा भी वहीं होती है। इसीलिए योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये विदेश नीति नहीं है, ये विशेष नीति है, विशेष मित्रों के लिए विशेष नीति। अब बात करते हैं इटली की, और एक ऐसी खबर सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इटली ने भारत के 3 जहाज पकड़े हैं। जी हाँ, 3 जहाज सीज कर लिया गया है। अब इन जहाज़ों पर क्या जा रहा था पता है? 806 टन मिलिट्री ग्रेड स्टील, एक ख़ास तरह का स्टील जिससे हथियार बनाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टील से करीब 17,458 तोप के गोले बनाए जा सकते थे, 150 मीटर वाले आर्टिलरी शेल। और ये पूरा माल कहाँ जा रहा था? इजराइल को इटली के अधिकारियों ने जियोया, टोरो और कैग्लियारी बंदरगाहों पर इन तीनों जहाज़ों को रोक लिया। 2 जहाज़ कैलाब्रिया में और एक सार्डिनिया में, और जांच चल रही है कि जिनेवा बेस्ट कंपनी एमएससी के ये जहाज़ और भारत की कौन सी कंपनी इसमें शामिल है पता है? आरएल स्टील्स एंड एनर्जी लिमिटेड, और एक तीसरी कंपनी है जिसका नाम है बनियन ग्रुप इंटरनेशनल। अब आप ही सोचिए, अगर ये साबित हो गया कि भारत इजराइल को हथियार बनाने का कच्चा माल भेज रहा है, तो दुनिया में हमारी क्या इज्जत बचेगी? फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसमें भारत भी एक भागीदार बन जाएगा, और इसकी कीमत 140 करोड़ भारतीय चुकाएंगे, और सरकार चुप। ना कोई बयान, ना कोई स्पष्टीकरण, कुछ नहीं। अब बात करते हैं रूस की। रूस हमारा 70 साल पुराना दोस्त है। दुख सुख, आंधी तूफान, हर मौके पर हमारे साथ खड़ा रहा। सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन रूस से दोस्ती बरकरार रही। और इसी रूस को मोदी सरकार ने कह दिया कि हम तुम्हारे तेल नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा है, क्योंकि ट्रेड डील की यही शर्त है। और जब अमेरिका रूस से डील कर रहा है, तब हमसे कह रहा है कि तुम मत करो, और हम हाँ जी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? खाड़ी का संकट गहराया, तेल की कीमतें बढ़ी, भारत को तेल की ज़रूरत पड़ी। हम वापस रूस के पास गए तो रूस ने कहा हाँ देंगे, लेकिन प्रीमियम पर देंगे, यानी कि पहले से ज़्यादा कीमत पर देंगे। 70 साल की दोस्ती एक डील की भेंट चढ़ गई। और ये सिर्फ रूस की बात नहीं है,
ईरान को देखिए, अमेरिका और इजराइल ने इस साल ईरान पर हमला किया, ईरान के बड़े नेताओं को मारा गया, और जिस ईरान के नेता से कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने झप्पी डाली थी, गले लगाकर मिले थे, जब उनकी हत्या हुई तो भारत ने एक शब्द भी नहीं बोला। आपको पता है किसने बोला? मैक्सिको ने बयान दिया, स्पेन के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ये गलत हुआ, लेकिन भारत चुप। पाकिस्तान जो पूरी तरह से अमेरिका की जेब में है, उसमें भी इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने जेब के अंदर से बोल दिया कि गलत हुआ है, और हमारी हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। फ़िलिस्तीन के सवाल पर भारत चुप। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो हमारे शुभचिंतक थे, जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए भारत को साथ लेना चाहते थे, आज वही देश हम पर थू थू कर रहे हैं। और दुश्मन क्या कर रहे हैं? चीन की ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तान जिसे 4 साल पहले कोई पूछता नहीं था, आज दुनिया के केंद्र में आ गया है। ट्रंप जिसकी हम चमचागिरी करते रहे, वो आज शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में गले लगा रहा है। ट्रंप और शी जिनपिंग ने मिलकर तय कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। और भारत कहाँ इस पूरे तस्वीर में? कहीं। और भारत कहाँ इस पूरी तस्वीर में? कहीं नहीं। तो इस विदेश नीति से हमें क्या मिला? आइए सूची बनाते हैं। नंबर 1 रूस से दोस्ती गई, नंबर 2 ईरान से दोस्ती गई, नंबर 3 ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे शुभचिंतक नाराज, नंबर 4 अमेरिका हमें कूड़ेदान कह रहा है, नंबर 5 चीन ताकतवर हो गया है, नंबर 6 पाकिस्तान दुनिया के केंद्र में आ गया है। और बदले में हमें क्या मिला? 18% टैक्स और $500 अरब का बोझ। ये कौन सी कूटनीति है दोस्तों? अब बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी और उस वायरल वीडियो की। आपको याद होगा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। दोनों मस्ती करते हुए, हंसते हुए दिखाई दिए। एक 1.5 घंटे का प्रोफेशनल शूट हुआ था। लोगों ने तालियां बजाई कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री की इमेज कितनी अच्छी है। लेकिन योगेंद्र यादव कहते हैं ज़रा रुकिए, अब असली बात देखिए। इटली के साथ हमारे ट्रेड रिश्ते 1988 से चलते आ रहे हैं और भारत हमेशा पॉजिटिव में रहा है। यानी हम इटली को ज़्यादा बेचते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में हमें इटली के साथ व्यापार में करीब $2.5 अरब का नुकसान हुआ है। पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए हैं। तो क्या मेलोनी के साथ वो डांस वाला वीडियो भी एक वजह है? क्या इटली की विदेश मंत्रालय को समझ आ गया है कि इस आदमी को एक अच्छा वीडियो दे दो, 1.5 घंटे का शूट करवा दो, उसके बाद बंद कमरे में सेटिंग हो जाएगी? और देखिए ट्रंप के साथ भी यही हुआ। ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि उसको थोड़ी मीठी मीठी बातें कर दो, उसको नोबेल प्राइज़ देने की बात कर दो, वो खुश हो जाएंगे और कोई ना कोई कंसेशन दे देगा। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री की इमेज भी पूरी दुनिया में ऐसे ही बन गई है कि इन्हें एक अच्छा वीडियो दे दो, बस सेटिंग हो जाएगी? टॉफ़ी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत नहीं, हस्तकला की चीज़ें भेंट करना डिप्लोमेसी का सामान्य हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि टॉफ़ी आप उन्हें दे रहे हैं या वो आपको गोली दे रहे हैं? ये असली सवाल ये है। अब बात करते हैं एक चौंकाने वाले मामले की, कनाडा और अमेरिका में पकड़े गए भारतीय अधिकारियों की। क्या आपको पता है कि अमेरिका में हमारा एक ऑफिसर पकड़ा गया था ऐसे ही गलत काम करते हुए? कनाडा में भी एक मामला सामने आया। कनाडा वाले मामले से तो हमने हाथ झाड़ लिया, कह दिया कि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका वालों में बच नहीं पाए, वहाँ पकड़े गए। अब इटली में 3 जहाज़ पकड़े गए हैं। 3 देश, 3 घटनाएं और एक ही पैटर्न। ये क्या साबित करता है कि कुछ चंद लोगों के हित के लिए, कुछ चंद स्वार्थ के लिए या किसी के अहम के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी कीमत बाद में पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी मीडिया चुप है। हमारी मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे सवाल पूछ सकें कि भाई नॉर्वे क्यों गए, कितने रुपए की डील हुई, इटली में जहाज़ क्यों पकड़े गए, मेलोनी वाले वीडियो के पीछे क्या समझौता हुआ, ट्रंप ने एक्सपर्टाइल फाइल वाली बात क्यों कही, और कोई एंकर पूछता है क्या? कोई बड़ा चैनल ये सवाल उठाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी उन्हीं उद्योगपतियों के साथ में बिकी हुई है। इसीलिए जनता फ्रस्ट्रेटेड है, और अब जनता फ्रस्ट्रेटेड होती है तो उसे आवाज़ देने के लिए कोई ना कोई मास्क तैयार होता है। आज वो मास्क कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने आया है। 6 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर, ये मामूली बात नहीं है। ये उस गुस्से का प्रतीक है जो आज देश के युवाओं के अंदर भरा हुआ है, और सरकार उसी कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट उड़ा रही है, उसके अकाउंट ब्लॉक कर रही है। क्योंकि सच ये है कि जो भी सवाल पूछता है उसे बदनाम किया जाता है, दबाया जाता है,
अब इन सारे आंकड़ों को मिला करके देखिए दोस्तों, एक तरफ नॉर्वे की 43 साल बाद हुई यात्रा जिसके पीछे अडानी का बैन है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुई वो डील जिसमें हमने 8 गुना ज़्यादा टैक्स स्वीकार कर लिया है, तीसरी तरफ इटली में पकड़े गए 3 जहाज़ जिनमें इजराइल के लिए मिलिट्री स्टील जा रहा था, चौथी तरफ रूस ईरान जैसे पुराने दोस्त से बिगड़ते रिश्ते, पांचवी तरफ ट्रंप की वो खुली धमकी कि मैं मोदी के बारे में बोल सकता हूँ लेकिन बोलूँगा तो, और छठी तरफ देश के अंदर सिस्टम से उठता हुआ भरोसा। क्या ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है? क्या ये एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं और ये सब एक ही जगह पर आकर के मिलते हैं कि आज भारत की विदेश नीति राष्ट्र हित में नहीं चल रही है, ये कुछ चंद विशेष मित्रों के हित में चल रही है। हर जगह एक ही पैटर्न है, मोदी जाते हैं अडानी के पीछे पीछे पहुंचते हैं, या अडानी पहले पहुंचते हैं मोदी पीछे जाते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल, इटली, अमेरिका, हर देश में ये जुगलबंदी दिख रही है। और इस पूरे खेल में पिस कौन रहा है? आप पिस रहे हैं, मैं पिस रहा हूँ, देश का आम आदमी पिस रहा है, जिसका पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब्जी दाल आटा सामान आसमान छू रहा है महंगाई, बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां सालों से टल रही है। अब इस सब पर सवाल पूछे जाएं तो क्या जवाब मिलता है? आपको कॉकरोच कह दिया जाता है, परजीवी कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है। योगेंद्र यादव ने एक बहुत ज़रूरी बात कही, असली विदेश नीति ड्रामा, तमाशा, ट्रॉफी, सेल्फी, झप्पी ये नहीं बनाती। असली विदेश नीति बंद कमरों में बनती है, जहाँ सीरियस बात होती है, जहाँ ये तय होता है कि हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, जहाँ ये साफ होता है कि कौन सी चीज़ जिस पर हमें कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहले फ़ोटो खींची जाती है, फिर टॉफ़ी बांटी जाती है, फिर झप्पी डाली जाती है और बंद कमरे में देश को बेच दिया जाता है। दोस्तों, एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर भारत के प्रधानमंत्री पूरी विदेश नीति वाकई एक उद्योगपति के इर्द गिर्द घूम रही है, अगर हमारे पुराने दोस्त हमसे दूर हो रहे हैं, अगर अमेरिका हमें कूड़ेदान कह रहा है, अगर इटली में हमारे 3 जहाज पकड़े जा रहे हैं, अगर ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोल सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, तो क्या ये देश 140 करोड़ लोगों का है या सिर्फ 2 लोगों का है? ये सवाल आपको खुद से पूछना है, आपको खुद इसका जवाब ढूंढना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विदेश नीति विशेष नीति बन गई है? क्या ट्रंप वाकई मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या नॉर्वे यात्रा अडानी के लिए थी? क्या इटली में जहाज़ पकड़े जाने की खबर मीडिया को छुपानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा, क्योंकि जब तक जनता बोलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने रिश्तेदार, अपने परिवारों को ये वीडियो दिखाइए, शेयर करिए, ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक एक एक भारतीय तक ये नहीं पहुंच जाता तब तक ये खेल यूँ ही चलता रहेगा। और हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।